स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। कृपया मंच से उतरते जाए, मंच से उतारते जाओ। मनु भाई से बोलिए, सभी लोग नीचे आ जाए, नीचे नीचे आते जाए, नीचे सभी लोग मंच से नीचे। स्वागत हम यहीं पे कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, या तो आप व्यवस्था बनाइए वरना स्वागत खत्म। स्वागत का कार्यक्रम या तो खत्म हो जाएगा या लोग आप आराम से आइए। दीपू साहू बिनावर, सोनपाल प्रधान सिकरोड़ी, विशेष सिंह बरखेड़ा, पंकज माथो, आशीष हेमपाल प्रधान, लाई, ये सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इन सभी लोगों ने अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे पूर्व विधायक और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, हम सब लोगों के संरक्षक, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के ही मंच पर समृद्ध कृषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाली नहीं। मैं देख रहा था हेलीकॉप्टर से जब उतर रहा था, मैं देख रहा था आलू किसानों ने बोया है। आलू जब तैयार होगा, किसान बाजार में लेकर के जाएगा, उसको उसकी लागत का मूल्य भी ये निकम्मी सरकार नहीं दे पाएगी। धान पैदा किया है विपरीत परिस्थितियों में किसानों ने। धान के क्रय केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार ने, श्री राजनाथ सिंह जी की सरकार ने धान क्रय केंद्र प्रारंभ किए थे। सपा बसपा ने सारे के सारे क्रय केंद्र बंद करवा दिए। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कृषि परंपरा के लिए नहीं जाना जा रहा उत्तर प्रदेश, अपने परंपरागत उद्योगों के लिए नहीं जाना जा रहा उत्तर प्रदेश, अपने उस युवा शक्ति के लिए उत्तर प्रदेश नहीं जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान किस रूप में? खनन माफियाओं के रूप में। आज उत्तर प्रदेश की पहचान किस रूप में? सत्ता द्वारा प्रायोजित गौ तस्करों के रूप में। आज उत्तर प्रदेश की पहचान किस रूप में? जहां देश के अंदर सर्वाधिक अपराध होता है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। जहां पर कोई बाहर का व्यक्ति पूंजी निवेश करने के लिए आना नहीं चाहता है। मध्य प्रदेश में दुनिया के लोग वहां पर उद्योग लगाने के लिए जा रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा की गारंटी देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाहर का आने वाले की बात तो दूर, जो उद्योगपति पहले से यहाँ काम कर रहा था वो अपना उद्योग समेट करके यहाँ से भागना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर गुंडागिर्दी, संगठित अपराध और माफिया राज सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। इन 14 वर्षों में यह अराजकता की मैं आंकड़े देख रहा था। 2013-14 में उत्तर प्रदेश के अंदर 3000 बलात्कार की घटनाएं घटित हुई, तो 14-15 के दौरान ये घटनाएं बढ़कर के 9000 से ऊपर हो गई। ये सरकार चल रही है, ये अराजकता है, कौन रोकेगा इसको? और इसीलिए बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाल करके जनता को जागरूक करके आप सबसे अपील किया, हमारे लिए सत्ता सब कुछ नहीं, हमारे लिए सत्ता इस जनता जनार्दन की सेवा का एक माध्यम और प्रदेश में पनप रहे गुंडा राज और अराजकता को ठोकने का भी एक माध्यम है। हमारी सरकार आएगी तो जनता को तो सुरक्षा की गारंटी देगी, लेकिन साथ साथ इस बात की भी गारंटी देगी, जैसे केंद्र में मोदी जी ने
कहा कि आतंकवाद के प्रति हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की होगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कहती कि प्रदेश में हम आएंगे तो इन अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस। जिस प्रकार की बात मानेंगे, अगर एक बार समझाने से मानेंगे तो ठीक, दूसरी बार नहीं मानेंगे, बातों से नहीं मानेंगे तो लातों से मानेंगे, और लातों से भी नहीं माने तो फिर प्रदेश की जेलें होंगी। और तब भी नहीं माना अराष्ट्रीय तत्वों को, संगठित अपराधों को, तब भी अगर उनकी समझ में ये बातें नहीं आई तो फिर यमराज का घर तो उनके लिए फिर खुला ही होगा। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो सरकार सुरक्षा की गारंटी दे सकती हो, आपके विकास की गारंटी दे सकती हो, तो सरकार आपको इन युवाओं को रोजगार दे सकती हो, जो सरकार मां बहनों की सुरक्षा की गारंटी दे सकती हो, जो सरकार किसानों को आय दुगना करने की गारंटी दे सकती हो, जो सरकार व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी दे सकती हो, जो सरकार इन बेरोजगार नौजवानों को नौकरी की गारंटी दे सकता हो, वही सरकार आनी चाहिए। आपने देखा होगा तमाम नौजवान हैं यहां पर। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में पुलिस के 1.5 लाख पद खाली हैं। पहली भर्ती निकली, 34,000 भर्ती हुए, सारे के सारे एक खानदान की भर्ती हो गए। कोर्ट को रोक लगानी पड़ी, 1.5 लाख पद खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी, जाति नहीं देखेगी, जो योग्य होगा वो नौजवान भर्ती होगा। और कोई पैसा लेने का दुस्साहस करेगा तो पहले पैसा लेने वाले को जेल के अंदर ठूंसने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर नौजवान बेरोजगार है, शिक्षित है, 2.5 लाख पद शिक्षकों के खाली हैं, लेकिन इसलिए भर्ती नहीं हो पाई। जो उच्चतर शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया वो उसके योग्य ही नहीं था, वो उसके योग्य नहीं था। उसके लिए कम से कम 10 साल प्रोफेसर होना आवश्यक है। अनिल यादव प्रोफेसर कभी नहीं रहा, एसोसिएट प्रोफेसर था, वह भी नकल करके हाई स्कूल में नकल करके पास हुआ और उसको बना दिया गया अध्यक्ष। हाई कोर्ट को बर्खास्त करना पड़ा। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ तमाम प्रोफेसर होंगे, उनको क्यों नहीं बनाया इन्होंने? मैं पूछना चाहता हूं, क्या धर्मेंद्र यादव को केवल एक जाति के लोग वोट देते हैं? एक सांसद के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए था, या एक सांसद के रूप में यहाँ के सांसद को भी देखना चाहिए था कि जो व्यक्ति योग्य नहीं, आखिर उसको क्यों उस पद पर बिठाया जा रहा है। आश्चर्य है, जो जिस योग्य नहीं वह, जैसे हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष का चुनाव और मंडल अध्यक्ष को बोला जाए कि तुम चुनाव कर दो, क्या ये संभव हो पाएगा? जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए क्षेत्र से ही कोई पदाधिकारी आएगा। वैसे ही उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में जो व्यक्ति जाएगा, 10 साल के प्रोफेसर का अनुभव तो उसके पास होना चाहिए ना, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक अयोग्य व्यक्ति को बिठा दिया गया। उसी प्रकार से अन्य पदों पर भी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग में पहली बार आपने देखा होगा किस प्रकार की अराजकता देखने को मिली थी। अराजकता, हर जगह अराजकता, हर भर्ती में अराजकता। मुझे देख करके अफसोस होता है, आपने प्राइमरी के बच्चों की वर्दी देखी होगी। पहले वर्दी होती थी, नीली शर्ट होती थी और खाकी पैंट होती थी। एक ट्राउजर जो होता था उनका अलग अलग होता था, कुछ ठीक लगता भी था। आज ऐसा बना दिया प्राइमरी के बच्चों को जैसे होमगार्ड हो, होमगार्ड से बदतर बना दिया बच्चों को। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें भी घोटाला कर दिया। यह सरकार उन मासूम गरीब बच्चों के हकों पर भी डकैती डालने का कार्य करती है और उनके हक को भी छीनने का कार्य करती है। और खनन के मामले में तो बोलना ही क्या, गायत्री प्रजापति मुलायम सिंह जी के खास हैं, अखिलेश यादव के खास हैं या धर्मेंद्र यादव के खास हैं, यही समझ में नहीं आता है।
और योग्यता क्या है? यानी जब वह चुनाव लड़ रहे थे, पहला चुनाव लड़ रहे थे, उन पर 10 लाख का कर्जा था और 5 साल के अंदर उनकी संपत्ति इतनी बढ़ी कि आज वो 1000 करोड़ का मालिक है। ये पैसा कहां से आ गया? अखिलेश यादव जी, कौन सी ऐसी ऐसा कौन सा व्यवसाय आपकी सरकार करा रही है कि जिस व्यक्ति पर 10 लाख का कर्जा था वह व्यक्ति 1000 करोड़ रुपए का मालिक हो गया है? ये कहां है? प्रदेश को लूटा नहीं तो कहां से आ गया ये पैसा? और आय से अधिक संपत्ति के मामले और उस पर खनन के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग बार बार कोर्ट कर रही है, तब भी क्यों नहीं हुआ? क्या ये सच नहीं कि बुंदेलखंड को उधार दिया गया, पूरी तरह खनन वहां का समाप्त कर दिया गया, लूटा गया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका एक सांसद इस खनन के माफिया गिरोह का संचालन करता है, नोएडा में तीसरा इनका नेता करता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूसरा और एक चौथा करता है, और पूरे प्रदेश के अंदर खनन का लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। गरीबों को मिलने वाला खाद्यान्न, भारत सरकार पर्याप्त खाद्यान्न देती है, लेकिन वो खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिल पाता है, गरीबों को नहीं मिल पाता है। एक आपका नेता है महेश चंद्र गुप्त, वह आतंकवाद के खिलाफ कहता मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, यहां पर आंदोलन चलाता आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि आंदोलन इसलिए आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब हम देश की बात करते हैं तो उसमें हिंदू और मुस्लिम की बात ही कहां से आ गई? अरे जो भारत का है वे सब के सब तो सुरक्षित होंगे, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो लोग उसको भी हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। उनका संकल्प क्या किसी जाति, क्या किसी मत और किसी मजहब को लेकर के था? नहीं, देश को लेकर के था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इन खाद्यान्न माफियाओं के माध्यम से गरीबों का खाद्यान्न खा जाती है। एक ट्रिब्यूनल है भारत का, एक न्यायिक बॉडी है, उसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट का जज उसका अध्यक्ष होता है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पशुधन की दुर्दशा पर एक आदेश जारी किया, और आदेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश में अवैध कत्लखानों को बंद किया जाएगा, किया जाना चाहिए। आदेश जारी किया, अवैध कत्लखाने उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल हो गए आदेश किए हुए, आज तक बंद नहीं हुए। कारण है अवैध कत्लखानों का संचालन जो भी लोग कर रहे हैं उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से, और अन्य दलों ने भी घोषित किया है। जिन लोगों के पास राजनीतिक सोच है, जारी किया होगा, नहीं है नहीं किया होगा, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, कल के बजट को आपने पढ़ा होगा, किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। हम सस्ते में कर्ज उपलब्ध करवाएंगे, प्रत्येक किसान को, किसान की आय को दुगना करेंगे, प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाएंगे, प्रत्येक हाथ को काम देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया है। हमने कहा लोगों और सीमांत किसानों के कर्जे को हम माफ करेंगे। हमने कहा बालिकाओं की सुरक्षा, आप देखते होंगे छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं। जब छेड़खानी करने वाली सरकार ही बैठी हुई हो तो स्वाभाविक रूप से ऐसे उच्छृंखल दुशासन तो जगह जगह विद्यालयों के बाहर बालिकाओं के साथ छेड़खानी करेंगे, और वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को सख्ती के साथ रोकेंगे, और बालिकाओं की स्नातक तक की शिक्षा मुफ्त में देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम कन्या समृद्धि धन देंगे,
लेकिन इसमें जाति और मजहब नहीं देखेंगे, हर कन्या को देंगे। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की थी, बाद में कहा था कि मुस्लिम कन्याओं को देंगे, हिंदू कन्याओं को नहीं देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने तो कहा सबको देंगे, क्योंकि हमारा नारा ही है सबका साथ और सबका विकास। हमने जाति मत और मजहब के आधार पर किसी को बांटा नहीं, हमने तो सबको जोड़ने की बात कही है। और इसलिए बंधुओं, जहां कन्या की सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, बालिकाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो वहीं अहिल्याबाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा उन्हें मुफ्त में देने की बात भी सरकार अपने स्तर पर करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पित है। और तो और मुझे अफसोस होता है जब मैं सपा और बसपा के प्रत्याशियों को देखता हूं, चुन चुन करके इन लोगों ने अपराधियों को, माफिया सरगनाओं को, पेशेवर अपराधियों को, बलात्कारियों को, दुराचारियों को, घोटालेबाजों को, खनन माफिया। इस तुष्टीकरण की राजनीति ने प्रदेश में विकास अवरुद्ध किया है और दंगों की बाढ़ ला करके प्रदेश को तबाह किया। दुर्भाग्य से सपा और बसपा इन दोनों ने इन दंगाइयों को प्रश्रय दिया है। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो हमें तुष्टीकरण की नीति को बदलना होगा, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य करना होगा। दंगाइयों को, संगठित अपराध को, पेशेवर माफिया और आपराधिक सरगनाओं के साथ सख्ती से निपटना होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है कि हम प्रदेश में विकास भी कराएंगे, सबको सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों की जगह, अवैध कत्लखानों को संचालित करने वालों की जगह और सांप्रदायिक हिंसा से संवेदनशील स्थलों पर सामूहिक पलायन की घटना को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के साथ साथ इस संगठित अपराध के पीछे के उन तत्वों के खिलाफ सख्ती से भारतीय जनता पार्टी निपटेगी। तो सर स्पीच दे रहे हैं, इस तरह की हेड स्पीच चुनाव आयोग को और स्थानीय जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को इस बारे में अवगत कराएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है पलायन का, आपने देखा होगा, आपकी सरकार बनती है तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामूहिक पलायन की घटना को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पेशल यहाँ पर एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी की तैनाती करके और सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता करेगी, जिलाधिकारियों को इसके प्रति जवाबदेह बनाएगी और सामूहिक पलायन के पीछे संगठित अपराध या अराष्ट्रीय तत्वों की गतिविधियों पर पैनी निगाह रख करके उनकी सख्ती के साथ। शिवपाल सिंह यादव नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव, उनका स्वागत है, जितनी जल्दी बनाए मुझे लगता है कि कोई